खुदा के लिए मुझे तलाक मत दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं हामला हूँ। हिरा अपने शौहर ज़ैन शाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो ज़ैन शाह की क्लास फेलो थी, जिससे बदला लेने के लिए ज़ैन शाह ने उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर निकाह किया और तलाक देकर छोड़कर चला गया। इसके बाद ज़ैन ने पलटकर ना देखा और अमेरिका चला गया। वहाँ शादी कर ली। अपनी जवानी अय्याशी से गुजारने के बाद पाकिस्तान लौटा तो ज़ैन की छोटी बेटी के लिए एक अमीरज़ादे ज़याम खान का रिश्ता आया, जिसके पीछे लड़कियां दीवानी थी। इसने फ़ौरन हाँ कर दी। शादी के कुछ दिन बाद ज़ैन शाह को बेटी का फ़ोन आया और वो खौफ से रोते बोली, आपके अमाल की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। ये सुनते वो फ़ौरन इसके ससुराल गया तो दरवाज़े पर खड़ी इसकी सास को देखकर पत्थर हो गया, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता शाम में रात का अंधेरा फैलने लगा था। चारसों अंधेरा छाने लगा था। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता दिन के उजाले को निकलने लगी थी। शाम के इस मंज़र में इधर उधर खड़ी सारी इमारतें सुनसान और वीरान लगने लगी थी, खंडर नुमा, लेकिन इन इमारतों के अंदर की चहल पहल ने इनको ज़िंदा किए हुए था। ऐसे में मेन सड़क से होते हुए बाज़ार के बिल्कुल सेंटर में एक 5 स्टार होटल था, जिसके दरवाजे पर लाइटें लगी थी और वो इस वक्त रोशनी में नहाया हुआ था। वो अपनी गाड़ी पार्क करके होटल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। होटल की इमारत बहुत बड़ी थी। ये इस शहर का सबसे जाना माना मशहूर और 5 स्टार होटल था। यहाँ के सभी अमरा यहीं पर आते थे। वो भी अपने दोस्तों के साथ काफ़ी निकसक सा तैयार होता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। उन्होंने होटल की दूसरी मंजिल पर ही अपनी एक टेबल बुक करवाई थी। वो तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ साथ चलते हुए अपनी टेबल तक आए और फिर अपनी टेबल पर बैठकर अपना ऑर्डर देने लगे। वो इस वक्त मेन्यू हाथ में लिए मेन्यू देखने ही लाभ वाला था कि उसे अपने सामने ही एक मासूम सा चेहरा दिखाई दिया। वो छोटी सी गुड़िया की माने प्यारी सी लड़की सामने किसी लड़की के साथ टेबल पर बैठी हंस हंस कर बात कर रही थी। इसकी रंगत सफ़ेद और गुलाबी मिक्स थी। इसके बालों का रंग ब्राउन था, जो इस पर काफ़ी जच रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वो कोई आसमान से उतरी परी है। इसकी नज़र वापस पलटना भूल चुकी थी। इसके दोनों दोस्त अपने हाथ में मेन्यू लिए अपना ऑर्डर दे चुके थे और अब इसकी बात के मुंतज़र थे। लेकिन वो तो इनकी बातों का ख्याल ही नहीं किए हुए था। वो तो बस इसी लड़की को देखने में महू था। इन दोनों ने इसकी नज़र के ताक़ुब में अपनी नज़रें दौड़ाईं और फिर एक शरारती मुस्कुराहट एक दूसरे की तरफ उछाल कर शरारत से उसे छेड़ा था। और वो इनके छेड़ने पर अपने होश में वापस आया तो खिलखिलाकर हंस दिया। ये पहली लड़की थी जिसे देखकर वो इतना मदहोश हो गया था कि अपने इर्द गिर्द का भी उसे कुछ इल्म ही ना था। क्या हुआ ज़याम, क्या पसंद आ गई है? इसके एक दोस्त ने उसे छेड़ते हुए पूछा था। ज़याम खान ये सुनकर कुछ छेप सा गया और फिर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जल्दी से ऑर्डर करो। ये कहते हुए इसने फिर से सामने देखा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके साथ ही अब वो जाते जाते ज़याम खान का दिल भी साथ ही ले गई थी। इसका सुकून, इसका चैन, सब कुछ। वो एकदम से बेसुकून हुआ था। एक पल में वो लड़की कहाँ से कहाँ चली गई थी। वो अब खुद को कोस रहा था। इस वक्त पर जब वो अपने ख़याल से चौंक कर अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जा हुआ था और इसी दरमियान में ही तो वो लड़की उठकर कहीं चली गई थी। इसकी नज़रें बार बार इस लड़की को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही थी, लेकिन अब तो इस लड़की का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। इसने खामोशी से खाना खाया। अरहम और रूहान दोनों ही इसकी इस खामोशी को भाप गए थे, लेकिन अभी इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि वो किस वजह से इतना खामोश हो चुका है। वो तीनों अपना ऑर्डर बुक करके खाना खाने के बाद वहाँ से चल निकले थे। ज़याम का मूड ख़राब हो चुका था और वो दोनों जानते थे कि अब उसे अकेला ही रहने देना चाहिए। इसलिए इन दोनों ने अपने घरों की तरफ जाना मुनासिब समझा और ख़ामोशी से इसकी गाड़ी से उतर गए, जबकि वो काफ़ी देर अपनी गाड़ी यूं ही बग़ैर किसी वजह के चलाता रहा। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद थक हार कर वो घर वापस आ गया। माँ सो गई थी। इसकी तबीयत ख़राब थी और वो जानता था कि वो अब तक सो चुकी होंगी, क्योंकि वो जाने से पहले उसे कह कर गया था कि वो दवाई लेकर आराम करें। वो घर वापस आकर आराम से सो जाएगा और वक्त पर वापस आ जाएगा। और आज वो वाकई में वो वक्त पर वापस आ चुका था। काफ़ी देर वो माँ के सराहने बैठा रहा, इसके सर को सहलाता रहा। इनके चेहरे पर एक सुकून रकम था। वो गहरी नींद सो रही थी। दुनिया में एक वही हस्ती थी जिसे देखकर इसकी सारी थकन उतर जाती थी, सारी परेशानी ख़त्म हो जाती थी। आज भी वो इसी हस्ती के पास आया था, अपनी जन्नत के पास, और इसका दिल मुतमईन हो चुका था। वो आहिस्तगी से उठा और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर एक बार फिर से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया।
अब वो पुरसुकून हो चुका था और अपनी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। इसने कल सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से आकर सो गया। वो अपने दिमाग में आने वाली ढेरों सोचों को एक तरफ डालकर बस सुकून की नींद सो जाना चाहता था। सुबह की अज़ानें हुई तो इसने अपनी आंखें खोली। रात भी उसे काफ़ी देर से नींद आई थी और फिर बमुश्किल ही वो 2 घंटे सो पाया था और अब सुबह सवेरे ही उठ चुका था। दूर दूर की मसाजिद से आती हुई अज़ानें की आवाज़ एक अजीब तासुर पैदा कर रही थी। ये पहली बार था कि अज़ान की आवाज़ सुनकर उसे सुकून मिल रहा था। वो काफ़ी देर आंखें बंद किए दूर दूर से आने वाली अज़ान की आवाज़ों को सुनता रहा। अज़ान ख़त्म हो गई, वो अभी भी इसी शहर में डूबा हुआ था। अचानक ही इसके दिमाग के पर्दे पर वही मंज़र लहराया और इसके सामने होटल के एक टेबल पर बैठी वो लड़की, वो मासूम सी परियों जैसी और गुड़िया जैसी लड़की उसे नज़र आने लगी थी। इसके हसीन भूरे बाल इसके आवाज़ों पर छाने लगे थे। न जाने कब तक वो इस लड़की को सोचता रहा। इससे ये भी ना सोचा था कि न जाने कब वो लड़की उसे मिल सकेगी। वो काफ़ी देर सोचने के बाद उठा और फिर न जाने क्यों आज नमाज़ पढ़ने का दिल किया और फिर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वज़ू करके इसने जाए नमाज़ बिछाई और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज़ पढ़ने के बाद इसने जैसे ही हाथ दुआ के लिए उठाया, अचानक ही बस उसे अपनी इस दुआ पर हैरत हुई थी। दुआ मांगने के बाद वो उठा और दरवाज़ा खोला तो माँ जी इसकी मुंतज़िर थी। वो प्यार से माँ जी को गले लगाते हुए इनकी खैरियत पूछने लगा। वो उसे अपने साथ लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। नाश्ता तैयार हो चुका था। मुलाज़माएँ नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। नाश्ता लगने के बाद इसने नाश्ता किया और फिर माँ को खुदाफिज़ कहता हुआ इसके सर पर बोसा देता घर से बाहर निकल गया। न जाने क्यों आज दिल बेहद मसरूर था। इसने गाड़ी अपने घर से निकाली और फिर मेन रोड पर डाल दी। अपनी कॉलोनी से निकलकर वो मेन रोड पर ले आया और फिर तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। ये बिल्डिंग इस शहर की सबसे बड़ी और जानी मानी बिल्डिंग थी। इसका नाम सबसे ऊपर बड़े बड़े लफ्ज़ों में स्टील के चमकते हुए दहात के साथ लिखा था, ज़याम एंड मॉम इंडस्ट्रीज़। और फिर वो एक नज़र गाड़ी से उतरकर इस बिल्डिंग को मुस्कुराकर देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बिल्डिंग के अंदर बढ़ा दिए। वो जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल हुआ, ऑफिस के सारे हाल में दाएं से बाएं लकड़ी के बने कैबिनेट थे। हर कैबिनेट में एक कुलीग अपने कंप्यूटर पर बैठा काम कर रहा था। उसे देखते हुए सभी लोग उठ खड़े होते हुए गुड मॉर्निंग सर कहते नज़र आ रहे थे। वो इन सब को अपने सर के खम से जवाब देता हुआ ऊपरी मंजिल पर वाक़ई अपने ऑफिस की जानिब कदम बढ़ा गया। इसने लिफ्ट में दाखिल होकर अपने ऑफिस का नंबर लिया और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो अपने ऑफिस के सामने खड़ा था। ऊपरी मंजिल पर भी सेम वैसे ही कैबिनेट बने थे जिस तरह निचली मंजिल पर बने थे, लेकिन इसकी बिल्कुल सीध में अब इसका ऑफिस था। सभी लोग यहाँ भी उसे गुड मॉर्निंग कहते नज़र आ रहे थे। कोई सलाम कर रहा था। वो सबके सलाम और सबके गुड मॉर्निंग का जवाब अपने सर के खम से देता हुआ एक शान से चलता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। मामूल के मुताबिक इसका ऑफिस चमक धमक रहा था। हर चीज़ निकली हुई थी। इसके गमले में ताज़ा फूल रखे थे जो उसे बेहद पसंद थे। इनकी खुशबू उसे रोज़ाना अपनी तरफ खींचती थी। आज इसके ऑफिस में इंटरव्यू डे था। इन्हें अपनी ऑफिस के लिए कुछ कोलीग्स की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने आज के दिन इंटरव्यूज़ रखे थे और एक ऐड अखबार में दे दिया था। यहाँ पर नौकरी करने के ख्वाहिशमंद अफराद ने कॉल करके अपने इंटरव्यू की बुकिंग करवा ली थी और अब आहिस्ता आहिस्ता वो सभी लोग आना शुरू हो गए थे। रूहान इसके कमरे में आया और कहने लगा, ज़याम, बाहर अब लोगों का रश लगता जा रहा है। नए लोग, लड़कियां और लड़के इंटरव्यू देने आए हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें सारा दिन यही लग जाएगा। हमें जल्द से जल्द इंटरव्यू शुरू करने चाहिए। फिर एक मीटिंग भी है ताकि जल्द से जल्द सब कुछ निपटाया जा सके। रूहान की बात सुनकर इसने सर हाँ में हिलाया। इसकी बात उसे माकूल लगी थी। इसने अरहम और रूहान दोनों को ही इंटरव्यू रूम में इंतज़ार करने के लिए कहा और फिर अपनी कॉफ़ी का कहकर वो इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ गया। इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग मौजूद थे। तकरीबन 2 घंटे गुजर जाने के बाद वो थक हार कर बैठा था। बहुत से लोग अपनी डिग्रियां लेकर इनके पास पहुंचे थे। किसी का तजुर्बा नहीं था, किसी की डिग्री अच्छी नहीं थी, किसी के पास तजुर्बा भी था, डिग्री भी, लेकिन उसे पे ज़्यादा चाहिए थी। जबकि ज़याम का यही असूल था कि वो पहले काम देखता है और बाद में ही वो पे के बारे में बात करता है। इंटरव्यू यूँ ही चल रहे थे कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अरहम ने दरवाज़ा खोला, उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। रूहान आने वाले की फ़ाइल चेक करने लगा और ज़याम इससे कुछ सवालात करने लगा था कि तभी इसने सर उठाकर आने वाले को देखा और वही साकित तो जामिद रह गया। ये तो वही थी। उसे लगा दुआएं इतनी जल्दी कबूल भी हो सकती हैं, इसने कभी सोचा भी नहीं था। वही मोम की गुड़िया जैसी लड़की, अज़हद खूबसूरत। आज इसने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। ऊंची पोनीटेल में इसके भूरे बाल बेहद खूबसूरत लग रहे थे।
और इसके माथे से इसकी गालों पर आने वाली चंद लटें इसके चेहरे तक को छू रही थी और उसे न जाने क्यों इन लटों से थोड़ी जेलसी फील होने लगी थी। वो एक बार फिर से इस लड़की को देखकर अपने इर्द गिर्द का सारा मंजर भूल सा गया था। वो यहाँ तक भूल गया था कि उसे उससे बैठने के लिए भी कहना चाहिए। कुछ पल गुजरने के बाद रूहान ने खास कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फिर वो अपने ख़यालात से वापस आया। रूहान ने लड़की को बैठने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपनी डिग्री दिखाई और फिर अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करने लगी थी। ज़ियाम जो इंटरव्यू लेकर थक चुका था और अब इससे बोला भी ना जा रहा था, इसे रूहान की तरफ इशारा किया तो रूहान बोलने लगा, डिग्री तो इसकी हमारी कंपनी के मुताबिक ही है, लेकिन इनका तजुर्बा नहीं है। आगे आप इनका इंटरव्यू ले सकते हैं। इसने इसकी फ़ाइल खोलते हुए कहा तो ज़ियाम ने एकदम से इससे सवाल करना शुरू कर दिया, जी मोहतरमा, आप बताइए कितने अरसे का आपको एक्सपीरियंस है। तो वो कहने लगी, सॉरी सर, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाल ही में हम अमेरिका से आए हैं और यहाँ आकर मुझे जॉब का शौक़ हुआ। आज आपका ऐड देखा तो सोचा जाकर बात कर लूँ। इसकी ये बात इसने सुनी अनसुनी कर दी और अगला सवाल दागा कि क्या आप शादीशुदा हैं। इंटरव्यू के दरमियान अचानक ही दूसरा सवाल। ऐसा बेतुका सवाल पाकर विशाल को झटका सा लगा था और गुस्सा भी आया था। अरहम और रूहान ने एक साथ मिलकर उसे देखा। वो अपने हवास में नहीं था, लेकिन अब वो दोनों भी कुछ नहीं कर सकते थे। लड़की शदीद गुस्से में थी। ये कैसा सवाल है। ज़ियाम खामोशी से यकटेक उसे देखने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसे घूरता रहा और मज़ीद कोई सवाल न कर पाया। तो इस लड़की ने उठते हुए टेबल पर एक ज़ोरदार हाथ मारा था। इस ऑफ़िस की यही पॉलिसी है, यहाँ पर लड़कियों को ऐसे घूरा जाता है। हैरत होती है, मुझे नहीं करनी है मुझे यहाँ पर जॉब। भाड़ में जाएं आप और आपका ऑफ़िस। ये कहती हुई वो रूहान के हाथ से एक जज्बे से अपनी फ़ाइल खींचती हुई वहाँ से चली गई, जबकि इसके गुस्से पर अपने होश में आता हुआ ज़ियाम एकदम से अपनी बेइज्जती महसूस करके उठ खड़ा हुआ। उसे भी इस लड़की पर गुस्सा सा आ गया था। पहली बार किसी लड़की ने इस तरीके से इनके ऑफ़िस में ऊंची आवाज़ में बात की थी। रूहान, मेरी बात सुनो, इस लड़की का डेटा निकालो, पता लगाओ कि लड़की किसकी बेटी है, कौन है, कहाँ रहती है। मुझे आज शाम तक इसके बारे में सारी मालूम होनी चाहिए। अरहम और रूहान अभी तक इसी कैफियत से बाहर नहीं आए थे कि आखिर ज़ियाम को क्या हो गया था। इन्हें तो रात वाला वो वाक़या भूल ही चुका था, लेकिन ज़ियाम भूलने वाला नहीं था। इसके दिल में इस लड़की की तस्वीर बस चुकी थी। वो चाहकर भी उसे नहीं निकाल सकता था। अभी इसने इंटरव्यू रोकने का कह दिया और ख़ामोशी से उठकर अपने ऑफ़िस चला गया। रूहान और अरहम एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। वो गाड़ी से उतरी और गुस्से से अंदर बढ़ गई, जहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। ड्राइंग रूम में मामा बैठी टीवी देख रही थी और बाबा इनके साथ ही अखबार पढ़ रहे थे। वो गुस्से से अपने पैर पटकती हुई अपने कमरे तक ही जाने लगी थी कि पीछे से बाबा की आवाज़ आई, बेटा क्या हुआ, कहाँ गई थी और इतने गुस्से में क्यों हो। जबकि मम्मा आराम से बैठी उसे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, कुछ नहीं, इंटरव्यू देने गई थी साहिबा। कहती हैं कि मुझे अपने दम पर एक नौकरी चाहिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन पर जॉब करना चाहती हूँ, बाबा का बिज़नेस नहीं संभालना चाहती। जब इस काबिल हो जाऊँगी कि अकेले बिज़नेस संभाल सकूँ तो बाबा को आराम दूँगी। और न जाने अब क्या हो गया है कि मोहतरमा ऐसे गुस्से में आ गई हैं। वो खामोशी से खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी और गुस्से से इन दोनों को देख रही थी। तभी बाबा बोले, इधर आओ मेरा बच्चा, क्या हुआ है। उसे प्यार से पुचकारते हुए अपनी तरफ बुलाया तो वो आहिस्तगी से चलती हुई इनके पास जा बैठी। उन्होंने अपना एक बाजू फैलाकर उसे अपने सीने से लगाया और इसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम कोई काम करना चाहती हो, लेकिन बेटा जब तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है। अपना ही ऑफ़िस है तुम्हारा, इतना बड़ा मेरा बिज़नेस है, भला मैं तुम लोगों को अपने साथ भी नहीं रख सकता क्या। मेरा सब कुछ तो तुम लोगों का है, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं आती। वो प्यार से बोले तो वो कहने लगी, अरे नहीं बाबा, अपनी क्वालिफ़िकेशन पर इस इतनी बड़ी कंपनी में काम करना चाहती थी। इसने मुंह बनाते कहा, ओहो इतनी बड़ी कंपनी, नाम तो बताओ ज़रा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वो कहने लगी, ज़ियाम एंड मॉम इंडस्ट्रीज़। हाँ ठीक कह रही हो, ये इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इस बारे में सोचा कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में अपने बलबूते पर जॉब करो। अच्छा ये बताओ कि हुआ क्या है, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा। वो अपना नाक भी सोते हुए कहने लगी, मालूम नहीं यहाँ पाकिस्तान के लोगों को क्या मसला है, हर बात हर जगह पर ना ही आगे वाले की अटेंशन, कुछ भी देखे बगैर कुछ भी बोल देते हैं बस। मुझे बहुत गुस्सा आया। वहाँ का ऑनर अजीब सवालात कर रहा था। वो गुस्से से इनसे दूर हुई तो वो कहने लगे, अच्छा बताओ कौन से सवालात थे जिनसे हमारी बेटी इतना गुस्सा हो गई। तो वो कहने लगी, बाबा हद होती है वैसे। मैंने तो सुना है कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक होते हैं।
जॉब के मुताबिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो निज़ाम ही उल्टा था। मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारी शादी हो गई? अरे भला ये क्या बात हुई? मैं वहाँ जॉब करने गई थी, शादी करने थोड़ी ना गई थी। इससे गुस्से से अपने हाथ हिलाते हुए कहा। तो मम्मा पापा दोनों को हंसी छूट गई थी। इन्हें हंसता देखकर वो मज़ीद गुस्सा हुई। आप दोनों क्यों हंस रहे हैं? कहर भड़काती नज़रों से इनकी तरफ देखा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए इनकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, बस तुम इनसे लड़कर आ गई हो, ठीक है। अब खामोशी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, तुम थक गई होगी। ये कहते हुए उन्होंने किचन में काम करती मुलाजिमा से इसके लिए चाय लाने का कहा, जबकि बाबा इसके साथ दूसरी बातों में मसरूफ़ हो गए थे और इसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता उड़नछू होता जा रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। वो अपने ऑफिस से छुट्टी करके घर पहुंचा था। मामा इसके इंतज़ार में थी। वो पोर्च में खड़ी गाड़ी करके मामा तक पहुंचा और इनके हाथों पर बोसा देने के बाद इन्हें अपने सीने से लगाता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। आज मुस्कुराहट इसकी होंठों से दूर ही नहीं जा रही थी। क्या हुआ मेरा बेटा, आज इतना खुश है? कोई वजह तो होगी। मामा ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की तरफ देख रही थी जो किसी फूल की तरह खिल रहा था। हाँ मामा, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी, इससे मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में पहुंच चुके थे। वो ड्राइंग रूम में ही लड़े रखे सोफ़े पर मम्मा को अपने साथ बिठाकर इनसे बात करने लगा था। अच्छा भला ऐसी भी कौन सी बात है, ज़रा हमें भी सुना दो। काफ़ी दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो इसकी वजह तो जानना ज़रूरी है ना। वो भी मुस्कुराते हुए इससे पूछने लगी तो वो कहने लगा, मम्मा आपके लिए एक बहू पसंद की है। पिछले दिनों आपने मुझसे फरमाइश की थी ना कि मैं जल्द से जल्द आपकी बहू इस घर में ले आऊँ, तो आपका ये सपना पूरा होने वाला है। इससे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में उतर आने वाली चमक को छुपाते हुए कहा। तो मम्मा एकदम से उछल पड़ी। क्या वाकई ऐसा ही है? मैं सबके जाऊँ अपने बच्चे के। उन्होंने इसकी नज़रें उतारी तो वो मुस्कुराते हुए इन्हें देखने लगा। कुछ देर बाद वो पूछने लगी, कौन है, कहाँ की है, कैसी है, कुछ इसकी तस्वीर दिखाओ। तो वो थोड़ा एक तरफ हुआ और उसके चेहरे की मुस्कान सिमट गई। कहने लगा, उसे तो मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ की है, कौन है, क्या करती है, किसकी बेटी है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने इसका डेटा निकलवाने के लिए दोस्त से कह रखा है। बस अभी इसकी कॉल आती ही होगी। तभी इसका फ़ोन बजा। इससे मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए याद किया तो हाजिर हो ही गया, पता कर चुका होगा वो सब कुछ। और फिर कॉल अटेंड करते हुए इसे फ़ोन कान से लगाया। हाँ रूहान बोलो। इसे रूहान से फ़ौरन कहा तो वो कहने लगा, इसकी सारी डिटेल पता चल चुकी है। वो आज से 20 साल पहले अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। इनके बाबा यहाँ से अमेरिका चले गए थे और फिर वहाँ पर उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद इनकी वहाँ पर 3 बेटियाँ हुईं, जिनमें से 2 शादीशुदा हैं और अमेरिका में ही मौजूद हैं, जबकि इनकी तीसरी बेटी विशाल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। और ये वही विशाल है जो आपके ऑफिस में आई थी। इनके सारे घर वालों की पिक्स मैंने व्हाट्सअप कर दी हैं, चेक कर लो। इसने एक ही सांस में इसके बारे में सारी बात बता रही थी, यहाँ तक कि इसका एड्रेस भी बता चुका था। इसे मुस्कुराते हुए उसको खुदाफिज कहा और फिर जल्दी से व्हाट्सएप खोला और इसमें से तस्वीर देखने लगा। वो तस्वीरों में जिस कदर खूबसूरत लग रही थी, हकीकत में वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। इसे जल्दी से वो तस्वीरें माँ को दिखाईं और फिर माँ वहीं सकते में आ गई। वो जो तस्वीर देखती गई, यूँ लगता था जैसे किसी ने इनके हाथ से कुछ खींच लिया हो, जैसे इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। काफ़ी देर वो अपने कमरे में खामोशी से बैठी रही। इनकी आंखों से आंसू पर बह रहे थे। ज़िंदगी ने कैसे उसे इसी मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ से वो चली थी। वो इसी शख्स के सामने दोबारा जा खड़ी हुई थी। उसे आज समझ में आया था कि माजी कभी भी इंसान का पीछा क्यों नहीं छोड़ता और कैसे नहीं छोड़ता, ये उसे आज समझ आई थी। वो ज़याम को कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से उठ गई थी और अब 1 घंटा होने वाला था। वो अपने कमरे में ही बंद थी, लाइट ऑफ किए हुए मुसलसल वो अपनी आराम कुर्सी पर बैठी आगे पीछे हो रही थी। इनके आंसू बह रहे थे और एक खामोशी थी, एक तवील खामोशी जो इसका अहाता किए हुए थी। दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाया जा रहा था। मम्मा दरवाज़ा खोलें, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलें, क्या हुआ है आपको? आपको अगर वो पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। अब दरवाज़ा खोलें, आप ठीक तो हैं? इसकी बेचैन आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो वो अपने होश में वापस आई। इसने अपने आंसू साफ़ किए और दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मौजूद अंधेरा पाकर इससे जल्दी से लाइट ऑन की तो इनकी हालत देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मम्मा ये क्या हालत बना रखी है आपने, क्या हुआ है आखिर, आप मुझे बताती क्यों नहीं? वो इनके कंधों को पकड़ते हुए बेचैनी से बोला तो इनकी आंखों से 2 छोटे छोटे कतरे पानी के बहकर इसकी आंखों के किनारों को से बहते हुए इसकी गालों से होते हुए इसकी गर्दन पर बेअसर हो गए। इनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो वहीं बेहोश हो गई। होश में आई और उन्होंने जो बात ज़याम को बताई, इसके बाद ज़याम के चेहरे के एहसास गुस्से से तन गए। शाह मंजिल इस वक्त मुकम्मल तौर पर रोशन थी। यहाँ पर रहने वाले मकीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। ड्राइंग रूम में सारे लोग एक साथ बैठे थे। सामने के सोफे पर
जैन शाह और उसकी बीवी अमीना बेगम बैठे थे, जबकि इनके सामने ही एक सोफे पर ज़याम खान और नरगिस बैठे थे। सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। नरगिस के साथ ही विशाल बड़े ही शर्मीले अंदाज में बैठी थी। इसकी आंखें झुकी हुई थी। वो इस वक्त आसमान से उतरी हुई किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। नरगिस को पहली नज़र में ही विशाल पसंद आ चुकी थी और उन्होंने फ़ौरन ही रिश्ता पक्का करने की बात कह दी थी। विशाल इस लड़के को देखकर एकदम हक्का बक्का सी हुई थी, लेकिन बाबा और मामा की खुशी को देखते हुए इसे सर झुका दिया था। वैसे भी ज़याम खान जैसे बड़े बिजनेसमैन और हैंडसम लड़के की बीवी बनना आखिर किस लड़की का ख्वाब नहीं होगा। भले ही उसे इस पर बेतहाशा गुस्सा हो, लेकिन वो इस जैसे बिजनेसमैन और हैंडसम लड़के की बीवी बनना आखिर कैसे पसंद ना करती। इस वक्त दोनों ख़ानदानों की बाईमी रंदाबंदी के साथ नरगिस ने एक हीरे की अंगूठी अपने बैग से निकाली और फिर अपने हाथ से ही उसे विशाल की उंगली में पहना दिया। आज का दिन इसके लिए सबसे खूबसूरत दिन था और इसके साथ साथ ज़याम के लिए भी। ज़याम के दोनों दोस्त भी यहाँ पर मौजूद थे, जो इस वक्त बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और तभी नरगिस ने लगे हाथों रुखसती की भी बात कह दी थी। इनका कहना था कि अगले माह उन्होंने उम्रे पर जाना है, इसी वजह से वो जल्दी शादी करना चाहती हैं। इसकी इस बात पर जैन शाह बेहद खुश हुआ और इसने फ़ौरन ही शादी की तारीख अगले 15 दिनों में ही रख दी। इन 15 दिनों में उन्होंने जल्दी शादी की तैयारी करनी थी, इसलिए वो सभी बेहद खुश थे। और फिर बहुत जल्दी इस महफ़िल को खैरबाद कह दिया, क्योंकि इसके बाद इन सब लोगों ने शादी की तैयारियों में लग जाना था। शाह मंजिल की आखिरी खुशी और ज़याम हाउस की ये सबसे पहली और आखिरी खुशी थी, इसलिए सबसे बड़ा एहतमाम करना था, जिसे लोग देखते रह जाएं। वो चारों इन सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए घर वापस आए और फिर शादी की तैयारियों में लग गए। मम्मा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करें, आप देखिएगा, आपका बदला मैं इस शख्स से लूँगा और ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। ये कहते हुए इसने इनके हाथों पर हाथ रखा और फिर वो मुस्कुराती हुई इसके सर पे हाथ फेरने लगी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अब शादी में बस एक ही दिन बाकी बचा था। आज रात माइयों था और कल रुखसती थी। सब कुछ जल्द से जल्द निपट रहा था। नरगिस तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। ऐसे में वो अपनी माँ के कमरे में बैठा इसके हाथों में हाथ डाले इन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो इनका इस शख्स से बदला ज़रूर लेगा जिस शख्स ने इन्हें तकलीफ़ पहुँचाई थी, और वो भी इस बात पर राज़ी थी। उन्होंने अब रोना छोड़ दिया था। बस इनके चेहरे पर एक मायने ख़ैस मुस्कुराहट थी। रूहान और अरम की कॉल आने पर वो उठकर इनके पास चला गया, क्योंकि कल के लिए इसने शेरवानी भी पसंद करनी थी और फिर इसके बाद इसने शॉपिंग भी करनी थी। ढेर सारा काम था जो इन तीनों को मिलकर करना था, इसलिए वो माँ से इजाज़त लेता हुआ अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। वो रुखसत होकर अपने कमरे में मौजूद थी। रुखसती और माइयों का तमाम फंक्शन बड़े ही अच्छे से निपट गया था। ज़ैन शाह और अमीना बेगम बेहद खुश थे। उन्होंने आखिरी फ़र्ज़ भी अदा कर दिया था। इन दोनों की आंखों में खुशी की नमी थी और बेटी के दूर जाने का भी गम था, लेकिन वो बहुत खुश थे कि उन्होंने कामयाबी के साथ अपनी तीसरी बेटी को भी एक अच्छे घर के सुपुर्द कर दिया था। आज वो सारी रात अपनी बेटी को याद करते रहे, जबकि दूसरी तरफ वो अपनी आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाए इस वक्त ज़याम खान के कमरे में मौजूद थी और इसका इंतज़ार कर रही थी। सारा कमरा ताज़ा गुलाब के फूलों से सजा था। कैंडल लाइट कमरे में हर तरफ जल रही थी, जो कमरे को ख्वाबनाक माहौल में तब्दील कर रही थी। चारों ओर फूलों की खुशबू बिखरी थी और सामने की दीवार पर ज़याम खान की एक तस्वीर लगी थी, जिसमें इनके साथ एक सफ़ेद चादर में मलबूस औरत थी। इनका चेहरा अज़हद नूरानी था, लेकिन इस नीम अंधेरे में, नीम रोशनी में वो सही से देख नहीं पा रही थी। कुछ लम्हे गुजरे थे, उसे आहट सुनाई दी। इससे जल्दी से अपना घूंघट सेट किया और फिर अपनी नज़रें झुकाकर बैठ गई। इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ज़याम खान इसके करीब आया और एकदम से इससे लाइट ऑन कर दी, तो इसने अपनी आगे उठाकर इसकी तरफ देखा। वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की आज इसके सामने मौजूद थी, जिसे देखकर वो इर्द गिर्द का सारा माहौल भूल जाया करता था। लेकिन आज पहली बार हुआ था कि वो इसके चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहता था। इसके चेहरे पर एक गुस्सा था। इसके चेहरे के एहसाब तने हुए थे। इसने खामोशी से काफ़ी देर इसके बोलने का इंतज़ार किया। उसे यकीन था कि वो इससे बड़े ही नरम अंदाज से, बड़े ही प्यार से बात करेगा, लेकिन अगले ही पल की खुशफहमी दूर हुई और फिर इसने अपनी जेब से एक डिबिया निकालकर इसकी जानिब बढ़ा दी। ये तुम्हारी मुँह दिखाई, पहन लेना और मुझसे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें कोई बड़ा रुतबा दूंगा। तुम मेरे लिए एक टिश्यू पेपर की माने तो मैं जब चाहूँगा तो मैं इस्तेमाल करूँगा और जब चाहूँगा फेंक दूँगा, इसलिए ज़्यादा ख़ुद को कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। वो हैरत से आंखें फाड़े इसकी जानिब देखने लगी। वो शख्स शादी की पहली रात ही ये क्या बोल रहा था, वो इससे पूछना चाहती थी कि तभी इसने उठकर इस तस्वीर की जानिब कदम बढ़ा दिया, जिस तस्वीर को वो काफ़ी देर से देख रही थी, लेकिन अंधेरा होने के बायस उससे वो तस्वीर दिखाई नहीं दे रही थी। वो इससे ये भी पूछना चाहती थी कि ये औरत कौन है, क्योंकि अभी तक इसने इस औरत को इसके साथ नहीं देखा था। इस औरत को जानती हो? वो काफ़ी देर इस तस्वीर को देखने के बाद एक लंबी सांस हवा में खारिज करते हुए बोला और बिना इसके जवाब सुने ही कहने लगा, ये मेरी माँ है, मेरी वो माँ जिसने मेरे लिए इतनी परेशानियाँ झेली, इतने दुख देखे, और आज जो मैं हूँ सिर्फ अपनी इसी माँ की वजह से हूँ। लेकिन मेरी माँ को तुम्हारे ख़ानदान ने जो चोटें पहुँचाई मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि तुम्हारा ख़ानदान में
जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया, लेकिन जब मैंने अपनी माँ को तुम लोगों के बारे में बताया और उसे दिखाया तो तुम जानती हो वो किस कदर तकलीफ़ में आ गई थी। इन्हें मैंने रोते हुए देखा है। वो एक बहादुर खातून है, लेकिन इस बहादुर औरत को सारी दुनिया में एक मैं वाहिद इंसान हूँ जिसने रोते हुए देखा है, बेबस होते हुए देखा है, लेकिन वो कभी मुझे बेबस होता नहीं देख सकी। उन्होंने हमेशा मुझे सहारा दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए फ़ोर्स करती रही, लेकिन इनकी ज़िंदगी में किसी ने इन्हें बहुत तोड़ा है और जानती हो वो कौन है। और आगे के अल्फाज वो सुन ना सकी, इसका दिल वहीं गिर सा गया था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ज़ियाम खान उसे सब कुछ आज बताने वाला था। वो इसकी मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन दूसरी मोहब्बत थी, क्योंकि इसकी पहली मोहब्बत हमेशा से ही इसकी माँ थी, और माँ से ऊपर इसने आज तक किसी को नहीं रखा था। तो इसकी बीवी क्या चीज़ थी। इसके लिए सबसे अहम रुतबा इसकी माँ का था। जबकि विशाल ये सारी बातें सुनकर सकते में आ गई थी। उसे हकीकत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। इसने अपने कानों पर हाथ रख दिए और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ज़ियाम खान को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके दिल पर एक पत्थर आ चुका था। इसके लिए यही बहुत था कि वो लड़की इसकी दस्तरस में है, इसके निकाह में इसका साथ होना ही इसके लिए बहुत था, लेकिन वो इस बदले को भूला नहीं था। वो एक बदला था जो वो लेना चाहता था, विशाल से नहीं बल्कि इसके माँ बाप से। 3 दिन हो चुके थे। घर में एक अजीब सी फ़िज़ा कायम थी। विशाल हर वक्त डरी सहमी रहती थी। इसके लिए किसी चीज़ को हाथ लगाना आसान नहीं था, ना ही उसे हुक्म था। या उसे तो यहाँ तक भी हुक्म नहीं था कि वो अगला सांस खुद अपनी मर्ज़ी से ले सकती है या नहीं। 3 दिन हो गए थे। एक बार इन 3 दिनों में वो वॉशरूम में टॉवेल रखना भूल गई थी, और इस बात पर ज़ियाम ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था कि वो दीवार पर जा लगी थी और इसके सर पर एक बहुत गहरी चोट आई थी। तब उसे अपनी माँ याद आई थी, जब वो बचपन में थोड़ा सा फिसल गई थी और सीढ़ी पर लगने की वजह से इसके माथे पर एक हल्की सी खराश आ गई थी। तो इसकी माँ किस कदर तड़प उठी थी और इसका बाप तो बेचैन ही हो गया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसे तो घर में बात करने तक की इजाज़त न थी। ज़ियाम ने इन लोगों को नाश्ता लाने से मना कर दिया था। नाश्ता लाने की रस्म भी उसे पसंद न थी। इसने यही कहा था कि 2-3 दिन बाद वो मखलावे के लिए इनकी बेटी को इनके घर छोड़ देगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया था। आज तीसरा दिन था। वादे के मुताबिक आज उसे अपने मैके में होना चाहिए था, लेकिन आज तक वो ज़ियाम के ये सितम बर्दाश्त कर चुकी थी कि इसका चेहरा इस बात का वाज़ेह सबूत था कि वह इस घर में खुश नहीं है। इस पर कितने जुल्म होते रहे हैं। अब भी इससे एक गिलास डर की वजह से टूट गया था, और इस बात पर ज़ियाम ने इसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, जिस पर वो पलटा खाकर रह गई थी। नरगिस साहबा किचन में काम कर रही थी, लेकिन वो भी ज़ियाम को कुछ ना कह सकी। जबकि हीरा जो दूर से आ रही थी, वो ये सब कुछ देखकर ज़ियाम की तरफ बढ़ी और कहने लगी, तुम्हें ये सारा बदला इसके बाप से लेना है, इससे नहीं। तुम इस पर क्यों हाथ उठा रहे हो? जानते नहीं हो कि वो एक औरत है, और मैंने तुम्हें औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया ज़ियाम। इसने गुस्से से इसकी जानिब देखकर कहा, तो ज़ियाम ने माँ की जानिब देखा और कहने लगा, लेकिन माँ। आगे हीरा ने हाथ उठाकर उससे रोक दिया और अपना फ़ोन विशाल की जानिब बढ़ाती हुई कहने लगी, अपने बाप का नंबर मिलाओ और उसे बताओ कि इसके कर्मों की सज़ा तुम्हें मिल रही है, और उसे घर बुलाओ। अब जो कुछ हो रहा है वो खुद अपनी आंखों से देखे। हीरा ने अटल लहजे में कहा। तो विशाल ने जल्दी से मोबाइल लेकर कान से लगाया, फिर रोते हुए बोली, बाबा आप कहाँ हैं? आप मुझे किस जहन्नुम में झोंक कर खुद आज़ाद हो गए हैं? आप जानते हैं आपके कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है। आपने तो एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा। ज़रा मेरे घर आकर देखिए कि क्या हाल है मेरा। मुझे तो यूँ लगता है जैसे मैं आपकी बेटी ही नहीं। बिना सोचे समझे, बिना कोई अपनी तसल्ली किए आपने मुझे किस जहन्नुम में फेंक दिया है। और मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप जैसे इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए। आप जैसे इंसान की औलाद के साथ ऐसा होगा तो उसे समझ आएगी कि किसी और के साथ बुरा करने से क्या होता है। ये कहते हुए इसे कॉल बंद कर दी थी। इसकी हिचकियाँ बन गई थी। कोई भी उसे चुप करवाने के लिए इसकी तरफ नहीं बढ़ा था। ज़ियाम हाउस में इस वक्त एक पुरअसरार खामोशी छा चुकी थी। अगले घंटे में ही ज़ैन शाह और अमीना बेगम दोनों ज़ियाम हाउस के दरवाजे पर खड़े थे। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले और जल्दी से अंदर बढ़ गए। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही सामने जिस औरत को ज़ैन शाह ने खड़े पाया, उसे देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि हीरा थी। ये वही हीरा थी जिसे आज से 20 साल पहले वो तना छोड़ गया था। इसके लाख बार भीख मांगने पर भी इसने उसे अपनी मोहब्बत नहीं दी थी, और उसे बरसती बारिश में ही रात के वक्त तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वो औरत इसकी मोहब्बत में भागकर इसे शादी करके यहाँ आई थी, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो बच्चे की माँ बनने वाली है तो इसने उसे तलाक दे दी, क्योंकि वो इससे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि वो इससे यूनिवर्सिटी के एक छोटे से झगड़े का बदला लेने और इसकी जायदाद के लिए इसके पीछे था। इसके बाप ने जो इसके नाम पर प्रॉपर्टी की थी, शादी के बाद इसने बड़ी चालाकी से वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। और अब जब सब कुछ हो चुका था तो हीरा के प्रेग्नेंट होने की खबर बात सुनकर उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसे तलाक दे दी, और फिर खुद यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने पर इसे वहाँ पर मौजूद अमीना को अपनी शादी के लिए पसंद कर लिया। अमीना कोई और नहीं बल्कि इसकी कज़न थी, जिसे इससे शादी के
महल्ले में रखा हुआ था और वहाँ जाकर इसने इससे शादी कर ली और फिर वहीं पर सारी ज़िंदगी ऐश करने के बाद अब जब वो पाकिस्तान वापस आया था तो इसकी बेटी, खुदा की कुदरत ये हुई थी कि हीरा के बेटे को पसंद आ गई थी और इसने जब उसे सब कुछ बताया तो अब वो इस शख्स से अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। वो इस रात के बाद कैसे मुश्किलात सहकर इतनी आसाइशों की मालिक बनी थी ये सिर्फ या तो हीरा जानती थी या फिर ज़याम शाह, लेकिन आज उसे सामने देखकर वो दंग रह गया था। सारी बात समझ आने पर इससे कहा कि जो तुम्हारी माँ हमारे घर आती थी वो कहाँ है। और फिर इसके साथ ही नरगिस आफा किचन से निकलती हुई इनके सामने आ गई। नरगिस आफा कोई और नहीं बल्कि हीरा की पुरानी मुलाजमा थी जो इसके वालिदैन के घर इसका ख्याल रखती थी और फिर यही मुलाजमा उसे अपने साथ ले गई थी। इसके बाद इस मुलाजमा ने इसका बेहद साथ दिया था और ये मुलाजमा इसके लिए इसकी बहनों से कम ना थी, इसलिए इसने ज़याम की माँ ज़ाहिर करके शादी के तमाम मामला तय किए थे और इनसे दूर रही थी। वो दोनों उसे देखकर हक्का बक्का खड़े थे कि तभी ज़याम आगे बढ़ा और दोनों का इस्तकबाल करते हुए कहने लगा, आइए मैं आपको यही दिखाना चाहता था। देख लिया आपने अपनी बेटी का चेहरा, इस चेहरे पर तो कोई ऐसा दुख नज़र नहीं आ रहा जैसा दुख आपने मेरी माँ को दिया था। याद है वो सारे दुख? वो याद है जब बरसी बारिश में मेरी माँ को बीमार हालत में घर से निकाल दिया था तलाक देकर और ख़ुद मेरी माँ के तमाम प्रॉपर्टी छीनकर और यूनिवर्सिटी की तमाम दोस्ती बुलाकर, बस इसी एक गलती का बदला लेकर जो इनसे अनजाने में हुई थी इसका बदला लेकर आराम से मज़े से दूसरे मुल्क जाकर बैठ गए थे। जिस पार्टी में आपने ड्रिंक की बोतलें लाई थी और इसका इल्म आपकी सिर्फ़ एक दोस्त को था और वो थी मेरी मॉम, लेकिन आप जानते हैं हकीकत में वहाँ कोई और आप पे नज़र रखे हुए मॉम को पार्टी के वक्त वॉशरूम में बंद कर दिया गया था। और इसके बाद आपकी ड्रिंक की इतला आपके टीचर्स को आपके करीबी दोस्त अहमद ने दी थी जो खुद तो जान बचाकर भाग निकला था मगर आपकी नज़र और शक का शिकार मॉम हो गई। और फिर आपने क्या किया, कुछ याद है? इससे कहीं ज़्यादा दर्द मेरी माँ के चेहरे पर रकम था। मैंने अपनी माँ को लम्हा लम्हा तड़पते देखा और जब मुझे ये पता चला कि मैं तुमसे बदला ले सकता हूँ तो मैंने हर तरफ से ऐसा ही बदला लेना चाहा। तुमने उसे इस वक्त घर से निकाल दिया था और इसी रात वो फिसल कर गिरी थी और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया था। फिर किसी खुदा के नेक बंदे ने उसे सहारा दिया और मेरी माँ ने मुझे गोद ले लिया क्योंकि मेरी माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। एक दुखी बेटे की दुखी माँ इसका सहारा बनी और फिर मुझे इसने ऐसा बहादुर बनाया कि आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को इस कदर तड़पता हुआ नहीं देख सकता। कभी नहीं समझे, इसलिए मैंने तुमसे बदला लेने की ठानी और तुम्हारी बेटी से शादी कर ली। ये बात झूठ नहीं कि मुझे तुम्हारी बेटी से मोहब्बत है, मुझे तुम्हारी बेटी से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मेरी माँ की मोहब्बत के सामने हर मोहब्बत हेच है मेरे सामने। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया। और फिर कुछ देर बाद सख्ते में खड़े ज़ैन शाह को जब होश आया तो वो कहने लगा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो हीरा, मैं भटक गया था, मुझे ये इल्म नहीं था कि मेरी बेटी पर भी ऐसा वक्त आ सकता है, वक्त भी पलटा खा सकता है और मकाफात अमल हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस कदर तकलीफ़ में नहीं देख सकता। वो ये कहते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तभी ज़याम खान ने कहा, तुमने मेरी माँ को तलाक दी थी, मैं भी तुम्हारी बेटी को अभी और इसी वक्त। और इससे पहले कि वो आगे कुछ लफ्ज़ कह पाता हीरा ने इसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम में और इसके बाप में क्या फ़र्क रह जाएगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तुम्हें मैंने सब कुछ समझाया है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारी मोहब्बत की कातिल हरगिज़ नहीं हो सकती। आज मेरे लिए तो तुम बदला ले लोगे और इस लड़की को तलाक भी दे दोगे, फिर चलो तुम इस लड़की से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाओ, लेकिन सारी ज़िंदगी जो तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत को लेकर कसक रहेगी, क्या मैं इसका इज़ाला कर पाऊँगी? कभी नहीं बेटा, माँ हूँ, तुम्हें इसका तकलीफ़ में नहीं देख सकती और मैं तुम्हें ज़ैन शाह जैसा बनाना भी नहीं चाहती। इस जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने मफाद के लिए किसी भी लड़की को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन बेटा मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं तुम्हें ऐसा इंसान कभी नहीं बनने दूँगी। तो वो रुक गया था। इसने एक नज़र उठाकर अपने सामने खड़ी डरी सहमी सी विशाल को देखा जिसकी आंखों से आंसू फर बह रहे थे। इस लड़की से वो कितनी मोहब्बत करता था ये सिर्फ वही जानता था, या फिर इसकी माँ। वो खामोश हो गया था जबकि रोता हुआ ज़ैन शाह इसके पाँव में गिर गया था। उसने आला ज़ब्ती की कैसी बड़ी मिसाल रकम की थी, वो कैसा आला ज़र्फ़ दिखाया था, और ये आला ज़र्फ़ी देखकर ज़ैन शाह मज़ीद टूट गया था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो कहने लगा, हीरा मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तो आगे जाकर मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। काश कि इस वक्त अगर मेरी कोई बहन होती तो मुझे ये एहसास ज़रूर होता कि बहनों और बेटियों के होते हुए इंसान गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को ये बात लाजमी याद आती रहती है कि अगर इंसान ने ऐसा किया तो इसकी बहनों बेटियों से इसका ज़ाला हो जाएगा। लेकिन मैं तो बदनसीब था जिससे तुम्हें ठुकराया था। मैंने तो ये भी ना सोचा कि कल को मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और तुम जानती हो, सब बेटियों से ज़्यादा अजीज़ मुझे मेरी विशाल थी और इसी के ज़रिए ही मुझे आजमाया गया।
तुम्हारा मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि तुमने मेरी बेटी का घर टूटने से बचा लिया, वरना मेरा क्या होता, मेरी बेटी का क्या होता। आज मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ज़हन शाह, लेकिन दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलना हुआ तो उसे खुली इजाज़त है कि वो तुमसे मिल सकती है, लेकिन आज के बाद तुम दोनों मेरे घर की दहलीज़ पर एक कदम ना रखना। मैं तुझ जैसे इंसान को देखना भी नहीं चाहती। ये कहते हुए वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि अब इन दोनों के पास भी यहाँ खड़े रहने का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए इससे माफ़ी मांगते, उसे तसल्ली देते वहाँ से चले गए थे, जबकि वो अब डरी सहमी खामोशी से ज़याम को देख रही थी। कुछ देर वो उसे यूं ही खड़ा देखती रही, फिर आंखों से में आंसू लिए खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो वो भी जल्दी से इसके पीछे चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। वो कमरे में गया तो वो ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। वो इसके साथ बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे बाप को इस चीज़ का एहसास दिलाना था कि वह गलत इंसान था। उसे एहसास दिलाना था कि एक औरत को दुख देना क्या होता है, किसी की बेटी, किसी की माँ के दिल पर जब चोट लगती है तो क्या होता है। मैं तुम्हारे बाप को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ का ज़र्फ़ आड़े आ गया था। और सब जानती हो, मैंने तुमसे बहुत बेवहद मोहब्बत करता हूँ। जबकि वो न रूठे अंदाज में इससे हाथ छुड़ाकर दूर हो गई। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते होते तो आपने वेडिंग नाइट पर ऐसा ना किया होता, और ना ही आपने मुझे आज सुबह मारा होता। आपने मुझे इतना बुरे तरीके से मारा है, हालांकि आंटी ने आपको मुझे मारने की इजाज़त ना दी थी। वो रोते हुए बोली तो इसने उसे सीने से लगा लिया। पहली बार इसकी गुर्बत पाकर इसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी, और फिर वो कुछ देर उसे अपने सीने से लगाता हुआ इसके माथे पर बूसा देकर फिर कुछ देर सोचने के बाद साइड टेबल की तरफ बढ़ गया। वहाँ वही डिबिया मौजूद थी जिसे इससे पहली रात इसकी जानिब बढ़ाया था। इसमें एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट मौजूद था। इससे वो निकाल कर इसके हाथ में पहनाया। इसकी मोहब्बत की पहली निशानी पूरी हो गई थी। इसे इसके हाथ पर ब्रेसलेट पहनाने के बाद इसके हाथ पर बोसा दिया और अपने पैर की पहली मोहर जब्त कर दी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी इस नई ज़िंदगी का इस्तकबाल कर रही थी, जबकि हीरा सुकून से अपने कमरे में बैठी थी। उसे अपनी पुरानी सारी ज़िंदगी याद आने लगी थी। किस तरीके से इस शख्स ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर इससे शादी करके इसके बाप की तरफ से दी हुई तमाम प्रॉपर्टीज़ इससे हड़प कर उसे अकेली रात में उसे अकेला छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद इसने कैसी मुश्किलात झेली थी, और फिर ज़याम और उसके वालिद की इसकी ज़िंदगी में आमद ने उसे किस तरीके से इसकी ज़िंदगी की तरफ लौटाया था, और फिर ज़याम के साथ इसने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, सभी इसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखें साफ करके खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। इसके बेटे का घर बच चुका था, उसे और क्या चाहिए था। दूसरी तरफ ज़याम और विशाल अपनी ज़िंदगी का पहला खूबसूरत दिन मना रहे थे। मोहब्बत इन पर मुकम्मल हो चुकी थी। बाहर बारिश होने लगी थी और इनकी मोहब्बत की तरह बारिश भी ज़मीन पर बरसने लगी थी। ये एक हसीन इत्तेफाक था और एक हसीन मौसम और खुशियों की नवीद थी जो इस घर की दहलीज़ पर आ चुकी थी, और यही तो हीरा चाहती थी। इसने सुकून से आंखें मूंद ली। आज पहली बार दिल ऐसा मुतमईन हुआ था। वो अपनी बेटी की खुशियाँ पाकर बेहद खुश थी। कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।